हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोई परमाणु आपस में कैसा संयोग करता है। हाउ डू दी एटम्स कंबाइन, मतलब किसी तत्व का परमाणु, मान लो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन तत्व है और यहाँ पे कोई क्लोरीन तत्व है, तो दोनों तत्व के परमाणु आपस में कैसे बॉन्ड बनाएंगे, इनके बारे में आज हम डिटेल से समझेंगे। हम लोग जनरली देखते हैं ना कि HCl बन गया, H2O बन गया, ये सब क्या है, यौगिक है। तो आखिर ये यौगिक बना कैसे, है ना। तो जाहिर सी बात है, इनके परमाणु आपस में संयोग किए होंगे तभी तो बना HCl, H2O, NH3, जो भी होता है यौगिक, वो सभी। तो आप सबको ये पता है कि क्या पता है कि कोई भी बॉन्ड जो होता है दो इलेक्ट्रॉन के संयोग से बनता है। दो इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है। सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड हो गया तो पाई। तो ये चीज आपको पता है, ठीक है। तो चलिए इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि दो परमाणु के बीच संयोग किस प्रकार से होगा, ठीक है। अब वो संयोग कौन कौन से प्रकार से होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि कोई भी परमाणु तीन प्रकार से संयोग करेगा। पहला जो प्रकार होगा उसका वो है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है, हिंदी में विद्युत संयोजी बंध। विद्युत संयोजी बंध। जो दूसरा बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, वो होगा कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। सहसंयोजी बंध, हिंदी में इसको क्या बोला जाएगा, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध। और जो तीसरा प्रकार होगा वो कौन सा टाइप का होगा, वो होगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, हिंदी में इसको बोला जाएगा उप सहसंयोजी बंध। उप सहसंयोजी बंध, ठीक है, ये आप लिख लेंगे। तो परमाणु जो है तीन प्रकार से संयोग करेगा। पहला जो होगा इसका आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट, तीसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। देखो अब इन सारी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आयनिक मतलब नाम से पता चल रहा है, आयंस का जब आपस में बॉन्ड होगा तो आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, आपस में साझा करके इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बनाया जाता है जो बॉन्ड, वो कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप नोट से बना रहे हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। सबसे फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड का। चलिए अब बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड में होता है क्या है दोस्त, यहाँ पे देखो आयनिक बॉन्ड जो होता है ना वो दो प्रकार से बनेगा। एक होगा आपका धनात्मक आयन, धनात्मक आयन। दूसरा आपका होगा ऋणात्मक आयन। देखो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, दो प्रकार के आयंस का जब कॉम्बिनेशन होगा, जब दोनों आयंस जुड़ेंगे तब वो क्या कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड। अब ये पॉजिटिव आयन बनेगा कैसे, ऋणात्मक आयन बनेगा कैसे, देखो आप इसका पहला मैं जो वीडियो बनाया था वो अष्टक नियम के बारे में बनाया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे अष्टक नियम का तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हूं, पहले आप जाकर उसको देख लो, ठीक है। अष्टक नियम में क्या बताया था, तो देखो कोई भी तत्व हो क्या करता है, अपने अंतिम कक्षा में कोई भी तत्व अपने संयोजी कक्षा में क्या करेगा, या 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने का प्रयास करता है। कहने का मतलब किसी भी तत्व में यदि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तब वो स्थायी कहलाता है। तो कोई भी तत्व हो अपना अष्टक कंप्लीट करने का प्रयास करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके प्रयास करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन त्याग कर, कैसा भी हो, ठीक है। तो ये होगा। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं धनात्मक आयन की। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका ले, सोडियम का, ठीक है। आपको पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, ठीक है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और आपको इनर्ट गैस पता है, इनर्ट गैस में हीलियम का 2, नियॉन का 10, इस प्रकार से। तो सोडियम क्या करेगा, कोई भी तत्व अपने निकटतम जो अक्रिय गैस होता है उसके परमाणु क्रमांक के बराबर लाने का प्रयास करेगा अपने परमाणु क्रमांक को, ठीक है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो सोडियम देखो किसके ज्यादा नजदीक है, नियॉन के, क्योंकि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10। तो ये क्या करेगा सोडियम, और इसका कितना होता है, इसका होगा 2, 8, 1,
तो 8 और 2 10 और 1 11। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा रखेगा। क्यों रखेगा, क्योंकि भाई यदि वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तब इसका अष्टक क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तब इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 8। इस कारण से सोडियम जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन जब देगा ना सोडियम, तो सोडियम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार से जब सोडियम जो है अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये बना लेगा सोडियम पॉजिटिव आयन। क्यों, पहले इसमें 11 परमाणु क्रमांक था, अब इसमें कितना हो जाएगा, 10, जो कि किसके बराबर हो गया, नियॉन के। अब देखो जितना इलेक्ट्रॉन वो त्यागता है, कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस पर लग जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सोडियम से वो क्या बन गया, सोडियम आयन बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार कोई भी तत्व अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए अपने में से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतना पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से वो क्या हो जाएगा, धनात्मक आयन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो, ये विद्युत धनी तत्व कहलाते हैं। विद्युत धनी तत्व कौन होंगे, मोर पॉजिटिविटी, मतलब कोई तत्व जितने प्रबलता से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा वो मोर पॉजिटिविटी हो जाएगी। तो ये होगा आपका धनात्मक आयन। अब उसी प्रकार से समझते हैं ऋणात्मक आयंस को। ठीक है, तो देखो ऋणात्मक आयन में क्या हो जाएगा, इसमें हम ले लेते हैं क्लोरीन आयन की बात करते हैं, सॉरी क्लोरीन बस की, उसके बाद तो आयन बनेगा। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है ना। तो इसमें आप देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक मास तो क्या हो जाएगा, 2 8 8 कितना हो गया, 8 2 10 और 8 कितना हो गया, 18। तो ये ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 7। अभी देखो तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा रखेगा। क्यों, यदि क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तब एक इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण करेगा तो 7 है, तो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ठीक है, अब इसका अष्टक क्या हो जाएगा, अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा रखता है। इस कारण से ये जो है क्लोरीन क्या होगा, इसमें निगेटिव चार्ज लगेगा। ठीक है, तो कोई भी तत्व या तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक कंप्लीट करने का, और कोई तत्व क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक कंप्लीट करेगा। तो जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक कंप्लीट करेगा उस केस में वो वहां पे पॉजिटिव चार्ज लग जाएगी। और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक कंप्लीट कर रहा है, तो उस केस में वहां पे क्या लग जाएगी, निगेटिव चार्ज लग जाएगी। तो आई होप आपको धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि आयनिक बॉन्ड। अब आपको ये समझ में आया धनात्मक और ऋणात्मक आयन, अब बॉन्ड कैसे बनेगा। तो देखो सोडियम जो है एक क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज लग रहा है, 1। और क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। कहने का मतलब इसने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तभी तो ये ग्रहण करेगा ना। तो जब एक इलेक्ट्रॉन देता है तब इसका इलेक्ट्रॉन क्या बोला जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 10, जो कि नियॉन के करीब है ना, मतलब नियॉन ही है, तो ये स्टेबल हो गया। और जब ये पहले इसमें कितना था, 17, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, टोटल 18, जो कि किसके करीब है, आर्गन का होता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे नियॉन लिख देते हैं, नियॉन के करीब और ये आर्गन के करीब। तो इस प्रकार से इनके बीच इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब आयंस बन रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो जिसके कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज लग गया, और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये ले रहा है, जिसके कारण इस पे निगेटिव चार्ज लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक स्थिर विद्युत बल काम करेगा, ठीक है, स्थिर विद्युत बल काम करेगा दोनों के बीच, जिसके कारण यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट हो जाती है, एक बंध बन जाता है। इस कारण से जब आयंस है ना, तो इस कारण से ये आयनों के बीच जो बंध बनता है वो क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड। यही क्या कहलाएगा, आपका आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये आयंस के बीच में बना हुआ बंध है। ठीक है, अब इसको अगर लूज डॉट के अनुसार दर्शाया जाए तो कैसे दर्शाए जाएंगे, चूंकि सोडियम के बाहरी, देखो लूज डॉट में क्या होता है, उसके अंतिम कक्षा के समस्त इलेक्ट्रॉन को दर्शाया है लूज डॉट में। तो देखो सोडियम में कितने, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 डॉट के द्वारा दर्शाएंगे। और क्लोरीन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो 2 2 4 2 6 और 1 7। इस प्रकार से तो देखो इनका एक इलेक्ट्रॉन कूद कर कहाँ चला जाएगा, क्लोरीन के पास चला जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच एक स्थिर विद्युत बल काम करेगी, जिसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कूदकर इसमें जा रहा है, जिसके कारण इसमें पॉजिटिव चार्ज लग जाता है और इस पर नेगेटिव चार्ज। तो जब दो आयंस आपस में मिलकर, दो आयंस मतलब दो विपरीत आयंस, जब एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज, जब एक पॉजिटिव चार्ज वाला आयंस दूसरे नेगेटिव चार्ज वाले आयंस के साथ ओवरलैप करता है तो इस प्रकार के जो बॉन्ड बनते हैं वो क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये बॉन्ड थोड़ा कमजोर होता है किसकी अपेक्षा, कोवेलेंट बॉन्ड की अपेक्षा। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड उतना मजबूत बॉन्ड नहीं है। चलिए इसके बाद हम समझते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड, जब कोई परमाणु का इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनेगा वह कहलाएगा कोवेलेंट या सहसंयोजी बंध। आप इसको साझा बंध भी बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनमें दो परमाणु का इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करता है। मान लो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन में आपको पता है हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। तो यहाँ पे डॉट के द्वारा दर्शाया हूं मतलब एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी डॉट के द्वारा दर्शाया हूं मतलब एक इलेक्ट्रॉन। तो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से, तो यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, वो बॉन्ड कहलाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। उसी प्रकार से क्लोरीन में भी देख सकते हो, आपको यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जो है H2 ही बनता है, इसी कारण से H3 आपको कभी भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा ना। तीसरा यदि आता है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा, ये तो इसके साथ पहले से बंधा हुआ है ना। तो इसी कारण से हमेशा H2 बॉन्ड ही बनता है, H3 कभी नहीं बनता। देखो अगला देखो क्लोरीन, तो आप कभी देखे भी होंगे कि क्लोरीन हमेशा Cl2 के फॉर्म में रहता है, Cl3 नहीं होता। कारण इसका यह है कि देखो क्लोरीन, आपको पता है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7। ठीक है, तो देखो इसके अंतिम कक्षा, देखो मैं इसको लुईस डॉट मेथड के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। तो देखना इसमें डॉट के द्वारा दर्शाएं, तो डॉट के लुईस डॉट में क्या करते हैं, इसके अंतिम कक्षा को डॉट के द्वारा दर्शा देते हैं। तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। इसी प्रकार से एक और क्लोरीन ले ले, इनमें भी कितने होंगे, उसी प्रकार होंगे। एक और क्लोरीन होगा 2, 2, 4, 2, 6। ठीक है, इसी प्रकार एक और क्लोरीन होगा 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोनों, देखो ये दोनों भाईचारे की भावना का प्रदर्शन करेगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको भी तो अष्टक कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो क्या करेगा, क्यों ना हम दोनों एक साथ मिल जाते हैं, जिससे हमारी शक्ति दुगनी हो जाएगी और हमारा अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। ये दोनों इस प्रकार से शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन को। अब आप देखेंगे इनका अष्टक दोनों तरफ से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कहने का मतलब इसको आप बीच में रखो और यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। अब गिनो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, इसका भी अष्टक कंप्लीट। 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, इसका भी अष्टक कंप्लीट। इस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जब इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करता है ना, दो एटम्स। तो इनके बाद जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा तो बॉन्ड बनेगा, वो बॉन्ड कहलाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। इसी को आप साझा बंध भी बोल सकते हैं, न्यू नाम मैंने दिया है अभी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। आई होप आपको समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। देखिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में होता क्या है, जब कोई एक तत्व अपने में से दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है देखो ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन, 2। जब कोई तत्व अपने में से पूरे दो इलेक्ट्रॉन को, पूरा दो इलेक्ट्रॉन को निकालता है और कोई दूसरा तत्व उसी दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इस प्रकार से दोनों तत्वों के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कहलाएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उप सहसंयोजी बंध। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये कैसे होता है देखिए, कोई भी तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागता है, क्यों ग्रहण करता है, वो अपना स्टक कंप्लीट करने के लिए। मान लो कोई तत्व है, जैसे कि मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 2, 10 और 2, 12। अब इसका अष्टक कहाँ पे कंप्लीट होगा, यहाँ पे अपना अष्टक कंप्लीट होगा ना, तो ये होगा पूरा अष्टक कंप्लीट। अब ये देखो अंतिम कक्षा के इसमें 2 ऑर्बिटल है ना, अंतिम कक्षा में कितने ऑर्बिटल हैं इसके, 2। मतलब अंतिम कक्षा में एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब वो क्या करेगा, अब अपने को अष्टक देखना है, अष्टक कंप्लीट रहेगा तभी तो ये स्थायी होगा। तो अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, ये अपने में से पूरी तरह से कितना इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है, पूरा 2 इलेक्ट्रॉन वो बाहर कर देगा मैग्नीशियम।
अब उसी प्रकार से कोई दूसरा तत्व उस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जिसका अष्टक कंप्लीट करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन को चाहिए। तो कौन सा ऐसा तत्व है जिसको अपना अष्टक कंप्लीट करने के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए? जैसे कि ऑक्सीजन है। देखो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। आप इसको देख सकते हो 2 और 6, 6 और 2 8। तो देखो अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए इस ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसको। तो क्या करेगा ये? पूरी तरीका से इस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ेगा ना, तब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। तब इसका अष्टक कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से ऐसा तत्व जो अपना पूरा 2 इलेक्ट्रॉन देता हो और कोई ऐसा तत्व जो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके, तो उन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा, जो बंध बनेगा, वह कहलाएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इस प्रकार से MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो पूरा ये देखो, ये आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर वह होता है जिसमें से वो सीधा सीधा अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, तो कोई ऑर्बिटल है, किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? लोन पेयर कहलाता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और मान लो किसी दूसरे तत्व के ऑर्बिटल में पूरा खाली है, ये वाला ऑर्बिटल, ठीक है, ये पूरा वेकेंट है, खाली है, तो ये क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन उठकर सीधा यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये कहलाएगा, इस प्रकार से इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कहलाएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कोवेलेंट बॉन्ड की ही MOT, VBT और VSEPR थ्योरी पर। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।